नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ गुलाल एकेडमी में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें देख रहे थे टॉपिक नंबर 3 वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर देखा था। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। वहीं इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, उसे भी क्या तथ्य हैं वो भी हमने देखे थे। फिर हमारे सामने नया शब्द आया था आर्य। आर्य शब्द की उत्पत्ति एवं आर्य कौन थे उनके बारे में एवं इनका निवास स्थान या इनका निवास कहाँ पर निवास करते थे, उसके आधार पर प्रमुख विद्वानों के मत देखे थे। वही वैदिक सभ्यता या आर्य संस्कृति की जानकारी के स्रोत क्या थे वो हमने देख चुके थे। आज हम वैदिक संस्कृति के नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आज हम इस सभ्यता के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हमने वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर देखा था, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। इसके आधार पर हम निम्न बिंदुओं को अंतर स्पष्ट करेंगे इन दोनों के आधार पर। तो हम इनमें कौन कौन से बिंदुओं को देखेंगे। पहला आता है भौगोलिक विस्तार, दूसरा आता है राजनीतिक आधार, तीसरा आता है सामाजिक आधार, चौथा आता है धार्मिक आधार एवं पांचवा आता है आर्थिक आधार। इन 5 बिंदुओं को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये हम सिर्फ 5 बिंदु नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमारे ये 10 बिंदु होंगे। कैसे होंगे 10 बिंदु, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक विस्तार हम ऋग्वैदिक काल का भी पढ़ेंगे, फिर भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल का भी पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक कालीन की पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल की भी राजनीतिक स्थिति देंगे, फिर उसी प्रकार सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी हम देखेंगे। तो शुरू करते। आज की हमारी पहली पॉइंट आता है ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल में आर्य कहाँ पर निवास करते थे या इसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो मूल निवास आर्यों का देखें तो ऋग्वैदिक काल में हमें सप्त सैंधव प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सप्त सैंधव प्रदेश में। तो सप्त सैंधव प्रदेश अब वर्तमान समय में देखें तो ये कहाँ पे है, तो वर्तमान पंजाब के संकीर्ण वर्तमान में पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है, जो हमें इंडिया एवं पाकिस्तान में ये वर्तमान में देखने को मिलता है। आगे देखते तो ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित मुख्य नदियाँ कौन कौन सी थी। इस काल की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हमें देखने को मिलती हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वर्तमान देखें तो वर्तमान में देखें तो एक तरफ हम वर्तमान नाम लिखेंगे नदी का, वही दूसरी तरफ लिखेंगे प्राचीन नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते तो पहले हमारी नदी सामने आती है सिंधु नदी, फिर दूसरी आती है सतलज, तीसरी आती है व्यास, चौथी आती है रावी, फिर आती है चिनाब नदी, पांचवी आती है झेलम, छठी आती है गंडक, सातवीं आती है गोमती, आठवीं आती है स्वात, नवीं आती है सरस्वती नदी। वही इन्हें प्राचीन समय में इन नदियों का क्या नाम था वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था, सिंधु नाम ही इसका प्राचीन नाम था। सतलज का
शतुद्री इसका प्राचीन नाम था। यहाँ से दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, एक तरफ वर्तमान नदियों के नाम वही दूसरी तरफ इसके प्राचीन नाम दिए गए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सतलज का नाम शतुद्री था, व्यास का सिपासा, क्या नाम था, सिपासा। वही रावी का परुष्णी नाम देखने को हमें मिलता है प्राचीन। सिनाब का अस्किनी नाम हमें देखने को मिलता है। झीलम का हमें विस्तवा नाम देखने को मिलता है। वही गंडक का सदा नीरा हमें नाम देखने को मिलता है। गोमती नदी का हमें गोमल नाम देखने को मिलता है। वही स्वात नदी का सुवस्तु नाम देखने को मिलता है। सरस्वती का नदी तमा नाम देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख वर्तमान नदियों के नाम हमें प्राचीन समय में किस नाम से इन्हें पुकारा जाता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते तो हमें ऋग्वेद में कुल, आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कुल 42 तथा मुख्य 25 नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। कुल तो 42, वही मुख्य नदी के तौर पर देखें तो 25 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है। वही देखें तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है, कहाँ पे गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, तो एक बार इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। तो हम ऋग्वेद की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेदिक काल हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम पहला पॉइंट देख रहे हैं भौगोलिक विस्तार। ठीक है, फिर देखें तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख हमें कितनी बार देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें 3 बार देखने को मिलता है। वहीं आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो ये हमारा उत्तर होगा सिंधु नदी सबसे पवित्र नदी देखने को मिलती है। तथा दूसरी सबसे पवित्र नदी के रूप में देखें तो सरस्वती नदी हमें पवित्र नदी के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आर्यों की सबसे श्रेष्ठ नदी के रूप में देखें तो नदियों में उत्तम या नदी तमा या माँ सरस्वती के नाम पर सरस्वती नदी हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 चीज़ अलग अलग के रूप में देखी। तो सबसे पवित्र नदी तो सिंधु, दूसरी पवित्र नदी सरस्वती, एवं सबसे श्रेष्ठ नदी देखें तो नदी तमा या सरस्वती नदी देखने को हमें मिलती है। वहीं आगे देखते हैं तो ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख कितनी बार, हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो इसका उल्लेख हमें हिमवंत नाम से देखने को मिलता है। तथा सबसे ऊंची चोटी इसकी हमें माउंट एवरेस्ट को बताई गई है, जिसे मुंजवन नाम दिया गया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे ऋग्वेद में मुंजवंत नाम दिया गया है। वही मुंजवन चोटी के पास, इस चोटी के पास हमें सोमरस वनस्पति पाई जाती है। क्या कौन सी वनस्पति पाई जाती है, सोम वनस्पति। उगने का भी उल्लेख किया गया है, जिसका रस पीकर सोमरस के नाम से जाना जाता है, जिसका देवताओं का प्रिय पदार्थ था। किसका पदार्थ था प्रिय, तो देवताओं का प्रिय पदार्थ के रूप में यह था। अर्थात हम एक वर्तमान तौर पे कह सकते हैं कि एक मदिरा के रूप में ये कार्य करती थी। वहीं 4 प्रमुख समुद्रों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। 4 प्रमुख समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो 4 प्रमुख समुद्र कौन कौन से हैं, तो अपार, पूर्व, सारस्वत एवं श्रेयाणवत नाम से हमें 4 प्रमुख समुद्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं 3 मरुस्थलों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से एक है धानवन अर्थात मरुस्थल। तो 3
मरुस्थलका में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद काल से, जिसमें एक है धान्य अर्थात दानव, जिसे वर्तमान में थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे देखते तो 3 प्रदेशों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 3 प्रदेशों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब 3 प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। तो काशी, गांधार एवं छेदी 3 प्रदेशों का उल्लेख मिलने को मिलता है। गांधार उन्नत ऊन का उत्पादन करता था, अर्थात उन्नत ऊन के उत्पादन में का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। वहीं आगे देखते तो ऋग्वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, वहीं इस देखे तो इस काल में तांबे को क्या किस नाम से जाना जाता था। तो अयस्क के नाम से जाना जाता था। लोग तांबे से परिचित थे, वहीं लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते तो हम इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति को हमने पूर्ण कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ एवं उसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार थी। तो सब सिंध प्रदेश के आसपास जो हमें वर्तमान समय में पंजाब प्रांत में देखने को मिलता है, जो इंडिया एवं पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इन प्रमुख नदियों के नाम हमें देख चुके हैं। वही गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार, पवित्र नदी सिंधु, दूसरी पवित्र नदी सरस्वती, इन सबसे श्रेष्ठ नदी में देखे तो नदी तमाया नदियों में उत्तम, जिसे माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है, सरस्वती नदी सॉरी। वहीं हमें हिमालय का उल्लेख इसमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है हिमवत नाम से। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे मुजवंत नाम से जाना जाता है। मुजवन चोटी है जहाँ से हमें सोम वनस्पति देखने को मिलती है, जिसका रस पीकर लोग अपना जीवन व्यतीत करते या आनंद उठाते हैं, जिसे सोम रस कहा जाता है। प्रमुख 4 समुद्रों का उल्लेख देखने को मिलता है, अपार, पूर्व, शाश्वत और शर्यातवत। वहीं ऋग्वेद में लोग तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। प्रमुख 3 प्रदेशों का उल्लेख देखने को मिलता है, काशी, गांधार, छेदी। गांधार उन्नत ऊन के लिए प्रसिद्ध था। वहीं 3 प्रमुख मरुस्थलों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें से एक है दानवन, जिसे वर्तमान में थार मरुस्थल कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारे ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति समाप्त होती है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों इसका, तो उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति क्या देख रहे हैं दोस्तों, भौगोलिक स्थिति। इसमें हम देखेंगे तो जनसंख्या ऋग्वैदिक काल में कम थी। उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आर्यों का विस्तार होता है। ऋग्वैदिक काल में इतनी मात्रा में जनसंख्या नहीं थी। उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या का वृद्धि होती है, जिसके कारण उसका परिणाम निकलता है आर्यों का विस्तार होता है। यह मूल संकेंद्र पंजाब की जगह अब पहले तो पंजाब के आसपास देखने को मिलता था, अब यह हमें कुरुक्षेत्र अर्थात दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं आगे देखें तो प्लस गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में तक ये पहुंच चुके थे, अर्थात आर्य अब इस धरातल के ऊपर निवास कर रहे थे। वहीं देखें तो आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक अपना विस्तार कर लिया था। दूसरे शब्दों में कही तो आर्यों ने अपना विस्तार हिमालय से विंध्याचल पर्वतमाला के आसपास कर लिया था, जिसके कारण इसे आर्यावर्त नाम दिया गया। क्या दोस्तों, आर्यावर्त नाम दिया गया। वहीं आगे देखें तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है कि किसमें दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है कि
विदेह के राजा, किसके राजा? विदेह के राजा माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ मिलकर एक यज्ञ आयोजित किया था। यज्ञ की खुशबू जहाँ तक फैली वहाँ तक आर्यों ने अपना विस्तार कर लिया। कहा जाता है कि जहाँ तक खुशबू फैली वहाँ तक आर्यों ने अपना विस्तार किया। तो इसे हम देखें तो सतवत ब्राह्मणगण में लिखा गया कि विदेह के राजा माधव ने, विदेह के राजा माधव के पुरोहित गौतम राहुगण ने की उपस्थिति में एक यज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसकी खुशबू जहाँ तक फैली वहाँ तक आर्यों ने अपना विस्तार कर लिया था। यह हमें इसकी जानकारी सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से देखने को मिलती है। और अंतर्गत आर्य सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक अपना विस्तार कर दिया था। अंत तक आर्यों ने सदानीरा या गंडक नदी तक अपना विस्तार कर लिया था। वही इसके प्रमाण देखें तो हमें कोई ना कोई प्रमाण के साथ ही हम बात करेंगे। तो इसके हमें प्रमाण किस रूप में देखने को मिलते हैं? तो आर्यों का विस्तार किस प्रकार होता है? प्रमाण के रूप में देखें तो सुनारी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, बेराट सभ्यता एवं नोह सभ्यता एवं अंतर जखेड़ा सभ्यता के ये सभी सभ्यता लोह युगीन सभ्यता देखने को मिलती हैं। अर्थात ऋग्वैदिक काल में सिर्फ आर्य तांबे से परिचित थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में आर्य लोह से परिचित हो गए थे। इस कारण ये सभी लोह युगीन सभ्यता हमें देखने की मिलती हैं। वहीं देखें तो उत्तर वैदिक काल में त्रिकोण पर्वतमाला का भी उल्लेख किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया जाता है? तो त्रिकोण पर्वतमाला का उल्लेख किया जाता है, जो श्रीलंका में स्थित है। वहीं देखें तो इस काल में आर्यों को 3 और स्थानों की जानकारी मिलती है। आर्यों को 3 और स्थानों की जानकारी देखने को मिलती है, जिसे अंगद, कौशल एवं विदेह के नाम से माना जाता है। अर्थात 3 और प्रदेशों की जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हमने वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 में हमने देखा है कि ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक स्थिति, जिसमें हमने देख लिया था। दूसरा पॉइंट आता है उत्तर वैदिक कालीन, जिसमें भौगोलिक स्थिति देख रहे थे। इसे हम जल्दी समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जनसंख्या कम थी, वही उत्तर वैदिक काल में जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसका परिणाम ये निकला कि आर्यों का विस्तार हुआ। पहले आर्य सिर्फ पंजाब प्रांत के आसपास निवास कर रहे थे, फिर आर्य पंजाब से निकलकर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना के द्वाब के मध्य अपना विस्तार कर लिया था, जिसे हिमालय या विंध्याचल के मध्य का आसपास क्षेत्र माना जाता है। इसके कारण इसे आर्यवत नाम से भी जाना गया। वहीं हमें एक यहाँ पे तथ्य देखने को मिलता है कि सतवत ब्राह्मणगण में लिखा गया है कि विदेह के राजा माधव ने के पुरोहित गौतम राहुगण ने की उपस्थिति में एक यज्ञ किया गया, जिसकी खुशबू जहाँ तक फैली वहाँ तक आर्यों ने अपना विस्तार कर लिया था। वहीं ये हम जो बात करें तो इसका कोई ना कोई तो हमें प्रमाण देना पड़ेगा, जिसके लिए हमने प्रमाण देते हैं कि सुनारी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, बेराट सभ्यता एवं नोह सभ्यता एवं अंतरखेड़ा सभ्यता विकसित हुई, जो हमें लोह युगीन काल की देखने को मिलती हैं। अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्य सिर्फ तांबे से परिचित थे, तांबे युगीन सभ्यता थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में लोह युगीन आर्य लोह से परिचित हो गए थे। वहीं देखें तो हमें उत्तर वैदिक काल में एक और शब्द देखने को मिलता है, त्रिकोण पर्वत, अर्थात जो कि श्रीलंका में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्यों ने अपना विस्तार श्रीलंका तक भी कर दिया था। आर्यों को 3 नए प्रदेशों की जानकारी प्राप्त हुई, अंगद, कौशल और विदेह। इसी के साथ दोस्तों हमने हमारी इस क्लास में हमने देखा है कि ऋग्वैदिक काल का पहला पॉइंट देखा था भौगोलिक विस्तार, जिसमें पार्ट ए भौगोलिक विस्तार में हम पार्ट 1 में देखा ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल का ये भौगोलिक विस्तार पॉइंट हमने देख लिया। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।